अस्सलाम वालेकुम। हैदर वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी घाव का छठा हिस्सा। बलदेव सिंह ने मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से भगा दिया। उसके बकौल वो हर सूरत मेरी ज़िंदगी बचाना चाहता था। परमजीत कौर के कत्ल का सुनकर मैं परेशान हो गया। बेचारी ख्वामख्वाह जान से गई। कितना जालिम बाप था, जिस बाप ने महज अपनी इज्जत को बचाने की खातिर बेटी को कत्ल करने में ज़रा भी देर नहीं लगाई। हालांकि बेटी को अपने बाप पर कितना मान था कि उसका बाप उसकी हर जिद के आगे हथियार डाल देगा। आखिर उसकी अपनी ज़िंदगी का सवाल था। लेकिन सवाल ये पैदा होता कि बलदेव सिंह को कैसे मालूम हुआ कि परमजीत कौर कत्ल हो जाएगी या कत्ल होने वाली है। बलदेव सिंह कह रहा था कि वो इस तरफ से गाफिल नहीं था। जाहिर है वो अपनी पैदाइश से इस गांव में रह रहा था, इसलिए ठाकुर और हर आदमी की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ था। इसलिए उसे अच्छी तरह यकीन था कि इस सारे हादसे के बाद कुछ ना कुछ जरूर होगा, क्योंकि धुआं उठ रहा था और आग सुलगने वाली थी। ठाकुर अगर परमजीत कौर की जान ले सकता था तो मेरी जान लेने में जरा भी तामुल से काम न लेता। इसलिए बलदेव सिंह ने जल्दी से मुझे गांव से भगा दिया कि ऐसा ना हो कि मैं भी जान से जाऊं। अब बलदेव सिंह का एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकता था। उसने दोस्ती की सही तरह से लाज निभाई। वो मुझे वाकई दोस्त नहीं बल्कि भाई समझता था। मैं इस सारे मामले में बेगुनाह था, लेकिन आखिर जो कुछ भी था, इस सारे फसाद की असल जड़ तो मैं ही था। मेरी वजह से ही वो लड़की बेचारी जिल्लत की मौत मारी गई। गांव से निकलते ही मैंने सरपट दौड़ लगा दी। दूर से गांव की तरफ से घोड़ों के हुनहुनाने की आवाजें आईं। खौफ की एक लहर मेरे सारे जिस्म में सरायत कर गई। पता नहीं बेचारे बलदेव सिंह का क्या हाल हुआ होगा। बलदेव सिंह ने भी कहा था कि ठाकुर साहब उसके घर के भी दुश्मन होंगे और उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। जाहिर है उस गांव में मुझे लाने वाला, मुझे इस ठाकुर साहब के पास नौकरी दिलाने वाला वही बलदेव सिंह तो था। मेरी खातिर उसने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। घोड़ों की आवाजें अब करीब आने लगी। मेरा खौफ से बुरा हाल था। मैं दौड़ता चला जा रहा था। मेरा सांस फूल रहा था, लेकिन मुझे यकीन था कि पीछे आने वाले घोड़े मुझसे ज्यादा तेज रफ्तारी से भाग रहे होंगे और मैं उनके ताकुब से बच नहीं सकता। जब मुझे कोई चारा नजर नहीं आया तो मैं एक जगह रुक गया। सांस जोर जोर से चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सीने से दिल अभी फाड़ कर बाहर निकल आएगा। मैंने देखा चारों तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त और आगे वीरान रास्ता था। मैं कुछ लम्हे के लिए सोचता रहा और फिर एक दरख्त पर चढ़ने लगा। शिकार की वजह से जंगलों में काफ़ी वक्त गुजारा था, इसलिए दरख्त पर चढ़ना भी मुझे आता था। कई मर्तबा शिकार की नीयत से हमें दरख्तों में छुपकर कितनी ही देर शिकार का इंतज़ार करना पड़ता। घोड़ों की टापों की आवाज़ करीब आती जा रही थी। फिर कहीं घुड़सवार बिल्कुल मेरे करीब दरख्त के नीचे आकर रुक गए। एक घुड़सवार कहने लगा, ठाकुर साहब वो तो कहीं नजर नहीं आ रहा। अरे बच कर जाएगा कहाँ मुंशी, आज तुझे हम काबू करके ही रहेंगे, ठाकुर साहब ने गरजदार आवाज में कहा। अगर सुन रहे हो तो मेरे सामने आ जाओ। गिड़गिड़ाकर मुझसे माफी मांगो, हो सकता है मैं तुम्हें माफ कर दूं। यह भी ठाकुर की एक चाल थी। मैं अच्छी तरह जानता था अगर मैं उसके सामने गया तो वो मुझे कभी माफ नहीं करता। मैंने अच्छी तरह अपने आप को दरख्त के पत्तों में छुपा रखा था। इस वक्त सांस की आवाज निकालना भी मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता था। हर तरफ खामोशी और वीरानी छाई थी। ठाकुर गरजदार आवाज में बोला, जाएगा कहाँ भागकर? मगर ठाकुर साहब इतनी देर दूर तक तो वो आ नहीं सकता, चाहे कितना ही तेज क्यों ना भाग ले। हमारे घोड़ों की तरह तो वो नहीं भाग सकता और हम उसके पीछे ही तो निकले थे। कहीं वो पीछे ही ना छुप गया हो। एक दूसरे घुड़सवार की आवाज आई। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है ठाकुर साहब। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम में से दो पीछे जाओ और सारे रास्ते में देखो कहीं छुपा हुआ तो नहीं। इधर उधर पगडंडियों में भी झांक कर देख लेना, वहीं कहीं रास्ते में छुपा होगा। जान से मारने में जरा भी सोच से काम ना लेना। नजर आए तो बेशक वहीं गाड़ देना हरामजादे को। ठाकुर साहब आपने बलदेव सिंह को ठीक सजा दी, उसे मौत के घाट उतार दिया। एक और घुड़सवार की आवाज आई तो मैं चौंक पड़ा। तो क्या ठाकुर साहब ने बलदेव सिंह को भी मौत के घाट उतार दिया? इस बात को सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। बलदेव सिंह बहुत अच्छा और मुखलिस इंसान था। ठाकुर कहने लगा, बलदेव सिंह इससे ज्यादा सजा का हकदार था। मुझे पूरा यकीन है कि मुंशी को भगाने में बलदेव सिंह का हाथ है।
यही बात है ठाकुर साहब, वरना उसे कैसे पता चला कि हम उसे कत्ल करने आ रहे हैं। वो तो ऐसे लगता था जैसे पहले ही इत्तला पाकर भाग निकला। यही बात है, इसी वजह से तो मैंने बलदेव सिंह को ठिकाने लगा दिया, क्योंकि बलदेव सिंह इस सारे जुर्म में उसका बराबर का शरीक था। इसी की वजह से ये मुसीबत हमारे गांव पर नाजिल हुई। अभी लोग बातें ही कर रहे थे कि वो दोनों घुड़सवार जो मुझे ढूंढने के लिए वापस के रास्ते पर गए थे वापस आ गए और कहने लगे, ठाकुर साहब हमने तो पूरा रास्ता छान मारा मगर हमें वो कहीं नजर नहीं आया। इधर उधर खेतों में भी नजरें दौड़ाकर देखा। ठाकुर साहब हमें तो हर जगह देखा मगर वो कहीं मिला ही नहीं। तुमने मशालों की रोशनी में हर तरफ देखा है ना, तुम यकीन से कह सकते हो कि वो कहीं नहीं? जी ठाकुर साहब, हमने इधर उधर खेतों में भी उतर कर देखा, अगर वो कहीं होता तो नजर आ जाता। अच्छा तुम में से ऐसा करो, कुछ लोग दरख्तों पर चढ़कर देखो, वो कहीं किसी दरख्त पर चढ़कर ना छुपा बैठा हो। ठाकुर साहब का कहना था कि मेरे पसीने छूट गए। अभी दरख्तों की तलाशी होगी और मैं पकड़ा जाऊंगा और फिर मेरी मौत यकीनी है। ठाकुर मेरी गर्दन उतारने में 1 मिनट की देर भी नहीं लगाएगा। ये सोचकर ही मैं खौफजदा हो गया। एक घुड़सवार बोला, ठाकुर साहब मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी दरख्त पर चढ़ा होगा, मुझे नहीं लगता कि वो दरख्त पर चढ़ सकता है। एक दूसरी आवाज आई, क्या मालूम, हो सकता है किसी दरख्त पर चढ़ा हो, चलो फिर भी देखने में क्या हर्ज है। और अभी इनमें से कुछ लोग फुर्ती से दरख्तों पर चढ़कर आगे पीछे देखने लगे और फिर पत्तों के खड़खड़ाने की आवाजें आने लगी। जिस दरख्त पर मैं था उस दरख्त पर अभी तक कोई नहीं चढ़ा था, मगर फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। थोड़ी ही देर बाद एक आदमी उसी दरख्त पर तेजी से चढ़ने लगा जिस पर मैं छुपा बैठा था। अब तो जैसे मेरा खून खुश्क होना शुरू हो गया। वो आदमी अभी ऊपर भी नहीं पहुंचा था कि अचानक उसकी जोरदार चीख फिजा में गूंजी। चीख में बड़ा दर्द और कराहट थी। फिर वो लड़खड़ाता हुआ दरख्त से नीचे जा गिरा। उसका नीचे गिरना था कि हर तरफ खलबली मच गई। मैंने देखा कि शोर मच चुका था, उसे किसी सांप ने काट लिया था और सब कह रहे थे, ठाकुर साहब इसे सांप ने काट लिया। ठाकुर साहब कहने लगे, इसे जल्दी उठाओ, लगता है वो यहाँ नहीं है, कहीं और छुपा होगा। जल्दी देखो इससे क्या हुआ, ठाकुर साहब ने कहा। ठाकुर साहब इसे किसी जहरीले सांप ने काट लिया है। अच्छा इसे फौरन घोड़े पर ला दो और वापस चलने वाली बात करो। मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ कहीं है। इस वक्त हर दरख्त पर चढ़ना खतरे से खाली नहीं। मैं आसपास के तमाम गांवों में पैगाम पहुंचा देता हूं कि अगर इस हुलिये का कोई भी आदमी नजर आए तो उसे फौरन पकड़कर मेरे हवाले किया जाए। अभी सुबह का अजाला फैलने लगा है, अगर किसी को मिल गया तो उसे पकड़ लेंगे। चलो इसे जल्दी लेकर चलो, कहीं मर न जाए, ठाकुर ने कहा और घुड़सवार उस आदमी को उठाकर दूसरे घोड़े पर डाल दिया जिसे सांप ने काटा था। वो उसे घोड़े पर डालकर अपने साथ ले गए। थोड़ी देर घोड़ों की टापों की आवाजें आती रहीं, फिर मादूम होती चली गईं। सांप का सुनकर तो मेरे खौफ से रोंगटे खड़े हो चुके थे। इसका मतलब था कि जिस दरख्त पर मैं मौजूद था उस पर एक खतरनाक जहरीला सांप मौजूद था। अब मुझे फौरन यहाँ से उतरने की करनी थी। जैसे ही घोड़ों की टापों की आवाजें दूर होती चली गईं और थोड़ी ही देर बाद खामोशी और वीरानी छा गई, और जब मुझे एहसास हो गया कि वो सब लोग वहाँ से चले गए हैं, मैं फौरन उस दरख्त से नीचे उतरा और फिर मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा। बलदेव सिंह ने मेरी खातिर जान दी थी। मुझे यकीन था कि ठाकुर या उसके लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं पहले ही दौड़ते दौड़ते थक चुका था, मगर रुकना महज अपनी मौत को दावत देने के बराबर था, जो मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता था। मैं फिर तेज रफ्तारी के साथ दौड़ लगाने लगा। तकरीबन 3 या 4 फरलांग का फासला तय करने के बाद एक पगडंडी का रास्ता दाएं तरफ जा रहा था और एक रास्ता सामने की तरफ। बलदेव सिंह ने मुझे कहा था कि दाएं तरफ मुड़ जाना, वहां तुम्हें एक गांव के आसार नजर आएंगे, पूछते पछाते यहां से आगे निकल जाना। सुबह की रोशनी फैलने में बस कुछ ही देर बाकी थी। मैंने कुछ देर सोचा और फिर उस दाएं तरफ वाली पगडंडी पर उतर गया। पगडंडी के दोनों तरफ हरे भरे खेत नजर आ रहे थे। अभी गहरा अंधेरा था और पौ फूटने में थोड़ी देर बाकी थी। मैं तेज कदमों के साथ पगडंडी पर चल रहा था। अब तो प्यास से हलक भी खुश्क होने लग गया था और आंखों के आगे ऐसे लगता था जैसे अंधेरा छा जाएगा, मगर रुकना अपनी मौत को दावत देने के बराबर था। इसलिए मैं किसी सूरत रुक कर अपनी मौत को आवाज़ नहीं देना चाहता था। ऐसा नहीं था कि ज़िंदगी में मेरे लिए कोई कशिश थी। ज़िंदगी में ने हर बार मुझे धोखे ही दिए थे, मगर अभी मैं ज़िंदा रहना चाहता था, और ज़िंदा रहना तो हर इंसान की ख्वाहिश होती है। इसलिए मैं इस ख्वाहिश को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ता रहा। हरे भरे खेतों का सिलसिला काफ़ी दूर तक जा रहा था। चलते चलते मुझे 20 मिनट से ज़्यादा हो गए और फिर दूर से एक छोटे से गांव के आसार नजर आने लगे।
मगर मुझे इस गांव में रुकना नहीं था। बलदेव सिंह की हिदायत के मुताबिक मैं यहाँ गांव में किसी से आगे का रास्ता पूछ सकता था, मगर मसला ये था कि मुझे जाना कहाँ था। इस गांव में रुकना तो मेरे लिए खतरनाक था, मगर आगे जहाँ जाना था वो मेरी मंजिल क्या थी, मुझे तो उसका नाम तक मालूम नहीं था। हल्की हल्की पौ फूटने लगी थी, मगर दूर दूर तक खेत अभी तक वीरान पड़े थे। कहीं भी कोई किसान हल चलाता दिखाई नहीं दे रहा था, जिसका मतलब था कि अभी घरों से कोई निकला ही नहीं था। अभी शायद लोग सोकर उठे ही थे। गांव में दूर से अजान की आवाज आ रही थी। दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मस्जिद जाया जाए, वहां चलकर नमाज पढ़ी जाए और अपनी प्यास बुझाई जाए। हो सकता है वहीं से कहीं आगे जाने का रास्ता मिल जाए। ये सोचकर मैं गांव की तरफ बढ़ने लगा। गिरते पड़ते मैं गांव की हदूद में दाखिल हो गया। नूरपुर गांव की तरह ये भी एक छोटा सा गांव था, लेकिन इसका नाम मुझे मालूम नहीं था। गांव के ऐन दरमियान में एक छोटा सा अहाता था, जहां एक तरफ छोटी सी मस्जिद नजर आ रही थी। इक्का दुक्का नमाजी आ जा रहे थे। मैं भी मस्जिद में दाखिल हो गया। मस्जिद में दाखिल होकर वजू करने की जगह पर जाकर जी भर कर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। हलक प्यास से खुश्क हो चुका था। पानी पीते ही जैसे ताजगी सी महसूस होने लगी। फिर वहीं ज़मीन पर लेटकर अपनी थकावट दूर करने लगा। थोड़ी देर में नमाज बाजमात होने वाली थी। मैंने फ़ौरन उठकर वज़ू किया और नमाज के लिए खड़ा हो गया। नमाज पढ़कर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि जिसने मेरी जान बचाई। मगर मैं अभी जानता था कि अभी मैं ख़तरे के घेरे में हूँ। मैं उस गांव में खड़ा हूँ जहाँ से मौत मेरे बिल्कुल करीब है। नमाजी बड़े पुरसुकून अंदाज में नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ने के बाद मैंने नोट किया कि एक 50-55 साल का आदमी नमाज से फारिग होने के बाद बड़ी गौर से मेरी तरफ देख रहा था। जब सब नमाजी एक एक करके मस्जिद से निकलने लगे तो वो उठकर मेरे पास चला आया। मैं अभी तक बैठा हुआ था। थकावट हो रही थी, ऐसा लगता था जैसे टांगों में जान ना हो। वो आदमी मेरे पास आया और कहने लगा, अस्सलाम वालेकुम। मैंने उसके सलाम का जवाब दिया तो कहने लगा, भाई मेरा नाम दिलदार खान है, लगता है आप इस गांव में अजनबी हैं। जी दिलदार साहब, मैं इस गांव में अजनबी हूँ। भाई कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जाना है? मैंने कहा, भाई मैं नूरपुर से आया हूँ और मुझे लायलपुर जाना है। अचानक ही मेरे मुंह से लायलपुर का नाम निकल गया। लेकिन नूरपुर की तरफ से तो ट्रेन होकर जाती है भाई। वो हैरत से मेरी तरफ देखते हुए बोला, आप गलत सिमत में आ निकले हैं। ट्रेन इस तरफ से नहीं जाती बल्कि नूरपुर गांव से जाती है। और ये बात तो मैं अच्छी तरह जानता था, क्योंकि मैं नूरपुर जिस दिन पहुंचा था ट्रेन उसी तरफ से आती थी। उस जमाने में गाड़ियां और बसें इतनी आम नहीं थी। दिलदार खान कहने लगा, मुझे लगता है आप गलत सिमत पर निकल आए हैं। अगर आप नूरपुर के रहने वाले हैं तो फिर तो आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रेन का रास्ता नूरपुर गांव के पीछे की तरफ है। इस गांव पर तो कोई ट्रेन नहीं गुजरती। मैंने कहा, अच्छा फिर तो मेरे लिए बड़ी परेशानी की बात है। मैंने अपने चेहरे पर मसनूई परेशानी सजाते हुए कहा। दिलदार खान मुस्कुराकर कहने लगा, आप फिक्र न करें, खुशकिस्मती से मैं लायलपुर जा रहा हूँ। दरअसल मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और इस गांव में कुछ गंदम लेने आया था। किसी पार्टी का ऑर्डर है। गंदम हमारे ट्रक में भर दी गई है। मैं और मेरा मददगार रोशन खान, हम दोनों अब नाश्ते के बाद यहाँ से रवाना होने वाले हैं। अगर आप मुनासिब समझें तो हमारे ट्रक पर सवार हो जाएं। भाई आप मुझे कोई भले मानस आदमी लगते हैं, इसलिए मेरा दिल चाहा कि मैं आपकी मदद करूं। आप चेहरे से मुझे परेशान नजर आ रहे थे। दिलदार खान ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर लायलपुर तक जाना चाहें तो आपकी मर्जी, वरना रास्ते में जहां कहेंगे हम उतार देंगे। जहां से ट्रेन आपको मिले आप सवार हो जाना। दिलदार खान की बात सुनकर मैंने बेख्तियार सर आसमान की तरफ उठाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने गैब से मदद भेजी। मुझे इस गांव से फौरी तौर पर निकलने का यही रास्ता नजर आया, वरना मुझे ट्रेन के लिए दोबारा नूरपुर की तरफ जाना पड़ता और वहां जाने का मतलब था मौत। मैंने दिलदार खान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, दिलदार भाई मैं आपका किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं? आप मुझे अपने साथ लायलपुर ले चलिए, मैं आपके साथ चलूंगा। दिलदार खान कहने लगा, तो नाश्ते के लिए थोड़ा सा वक्त दरकार है। हम जिनके पास आए हैं उन्होंने हमारे लिए नाश्ता बना रखा है। अगर आप मुनासिब समझे तो हमारे साथ चलिए और नाश्ता कर लीजिए। मैंने उसकी बात सुनकर कहा, नहीं भाई मुझे नाश्ता नहीं करना। मैं सोच रहा था अगर मैं नाश्ते की गर्ज से इनके साथ गया तो हो सकता है वहाँ ठाकुर का कोई जानने वाला हो या मेरे भागने की इतला पहुँच चुकी हो और मैं किसी नई मुसीबत में पड़ जाऊँ। इसलिए बेहतर है यहाँ बैठकर इनका नाश्ते ख़त्म होने तक इंतज़ार किया जाए। मैं कहने लगा, दिलदार साहब आप नाश्ता कर लीजिए और फारिग होने के बाद मस्जिद में आ जाइए और यहाँ से मुझे ले लीजिएगा। वो कहने लगा, ठीक है भाई, फिर तुम हमारा इंतज़ार करो।
वो उठा और उसके साथ उसका मददगार नौजवान लड़का उठकर दोनों दरवाजे से बाहर निकल गए। अब उनके नाश्ता करके वापस आने तक मुझे उनका इंतजार करना था। तकरीबन आधे घंटे के बाद दिलदार खान वापस आया। उसके साथ वही नौजवान था। दिलदार खान बड़ा खूबसूरत आदमी था। घनी मूछें, 50-55 के करीब उम्र थी। बड़ा नफीस और बड़ा ही हमदर्द इंसान था। उसने जिस तरह मुझे मदद की पेशकश की, उससे मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि वो दूसरों के लिए दिल में हमदर्दी रखने वाला इंसान है। इंसानियत आज भी जिंदा थी। मैं इसी बात पर खुश हो गया। दिलदार खान कहने लगा, चलो भाई, मैं तो अब तुम्हारा नाम पूछना ही भूल गया। मैंने कहा, मेरा नाम सरफराज है। चलिए सरफराज साहब, हम तैयार हैं चलने के लिए। और फिर मैं उनके साथ बाहर आ गया। दिलदार खान मुझे लिए मस्जिद से बाहर निकला और एक चौड़ी गली की तरफ बढ़ा। गली का मोड़ मुड़ते ही सामने एक बड़ा सा ट्रक खड़ा था। चल भाई रोशन खान, जल्दी से तेल पानी चेक कर ले। दिलदार खान ने उस लड़के को इशारा किया और वह फौरन आगे बढ़कर ट्रक का बोनट उठाकर देखने लगा। फिर उसने सब टायरों की हवा चेक की और उसके बाद कहने लगा, उस्ताद सब ठीक है। मैं बड़ी चोर निगाहों से इधर उधर देख रहा था और चाहता था कि जल्द अज जल्द यहाँ से बैठकर निकला जाए। उस्ताद सब ठीक है, सब सही है, चलो चलें। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम पीछे बैठ जाओ रोशन खान, काफ़ी जगह खाली है। आगे हमारे मेहमान सरफराज साहब हमारे साथ बैठेंगे, इन्हें लायलपुर जाना है। और वो लड़का सर हिलाकर पीछे की तरफ बढ़ गया। दिलदार खान ट्रक पर सवार हुआ और मुझे दूसरी तरफ से बैठने का इशारा किया और मैं भी ट्रक में सवार हो गया। फिर उसने ट्रक स्टार्ट किया और ट्रक इस गांव की कच्ची गलियों से निकला और फिर एक कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। काफ़ी देर ट्रक ज़मीनों में कच्चे रास्ते पर दौड़ता रहा। फिर सामने एक छोटी सी सड़क के आसार नजर आए। ट्रक उस सड़क पर चढ़ा और फिर छोटी सड़क पर दौड़ने लगा। इसी तरह ट्रक वहां सफ़र करते करते आधे घंटे से ज़्यादा गुजर गया। दिलदार खान मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रहा था। शायद सुबह के वक्त उसे तस्बीह पढ़ने की आदत थी। फिर उसने ट्रक को मेन सड़क पर डाल दिया और कहने लगा, हाँ भाई सरफराज भाई, क्या काम करते हैं आप? मैं उसके अचानक सवाल पर घबरा गया। क्या जवाब देता? मैंने कहा, जी बस हिसाब किताब का काम करता हूँ। किसी के यहाँ मुलाजिम हो? हाँ जी, बस मुलाजिम था नई दिल्ली में, वहीं पर काम करता था, मगर कुछ हालात की वजह से वहाँ से नौकरी ख़त्म हो गई। यहाँ इस गांव में एक दोस्त को मिलना था, उससे मिलने के बाद मैं लायलपुर जा रहा हूँ। अच्छा सरफराज साहब, ठीक है। फिर उसने टेप रिकॉर्डर पर कोई गाना चला दिया। ट्रक तेज़ी से इन इलाकों से निकलता चला जा रहा था और मैं दिल ही दिल में मुतमईन हो चला था कि मैं ठाकुर की पहुंच से दूर होता जा रहा हूं। पंजाब की हदूद बहुत बड़ी थी, लेकिन पंजाब जैसी खूबसूरत ज़मीन मैंने पहले बहुत कम देखी थी। हर तरफ हरे भरे खेत, हर तरफ सब्जा ही सब्जा नजर आ रहा था। पंजाब इतना बड़ा था कि ख़त्म होने में ही नहीं आ रहा था, मगर गांव दूर दूर और शहर भी दूर दूर वाक़या थे। दोपहर के वक्त ट्रक एक गांव के पास एक ढाबे पर रुका। हम तीनों नीचे उतरे और फिर खाना वहां से खाया। ट्रक ड्राइवरों के होटल का खाना बड़ा ही मज़े का था। खाना खाने के बाद दिलदार खान मुझसे कहने लगा, सरफराज मियाँ, थोड़ी देर चारपाई पर लेटकर कमर सीधी कर लो, हम थोड़ी देर यहाँ आराम करेंगे, उसके बाद अपने सफ़र को जारी रखेंगे। शाम होने वाली थी और मुझे लग रहा था कि लायलपुर पहुँचते पहुँचते हमें रात हो जाएगी, मगर अब मैं काफ़ी हद तक मुतमईन था, क्योंकि ठाकुर की ज़मीन से मैं बहुत दूर आ चुका था। यहाँ ठाकुर का पहुँचना बहुत मुश्किल था। फिर थोड़ी देर बाद चाय आ गई। चाय भी बड़ी ही मज़े की थी। चाय पीने के बाद दिलदार खान कहने लगा, चलो सरफराज मियाँ, अपना सफ़र दोबारा शुरू करें। और हम तीनों दोबारा ट्रक में आकर बैठ गए और उसने ट्रक स्टार्ट करके लायलपुर की तरफ बढ़ा दिया। शाम का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा था। मैंने पूछा, दिलदार खान, अभी लायलपुर कितना दूर है? दिलदार खान कहका मारकर बोला, अरे सरफराज मियाँ, थक तो नहीं गए? हम तो सुबह की नमाज तक ही लायलपुर पहुँचेंगे, अभी काफ़ी सफ़र बाकी है। अगर आप थक गए हो तो पीछे चले जाओ, मैं ट्रक रोकता हूँ। मैंने कहा, नहीं नहीं दिलदार भाई, बस वैसे ही मैंने पूछा, मुझे दरअसल सफ़र का अंदाज़ा नहीं था। हाँ मियाँ, अभी हमारा सफ़र सारी रात जारी रहेगा, सुबह नमाज के वक्त हम लायलपुर पहुँचेंगे। अगर थक गए हो तो बता देना, मैं रोशन खान से कह दूंगा, वो पीछे आपके लेटने की जगह बना देगा। मैंने कहा, नहीं दिलदार खान, बस आप चलते जाइए। और फिर दिलदार खान टेप की आवाज़ ऊंची करके फिर ट्रक की रफ्तार बढ़ाने लगा। रात का अंधेरा गहरा हो गया। रात 11 से 12 के दरमियान ट्रक को फिर एक ढाबे पर रोका गया और रात का खाना खाया गया। दिलदार खान कहने लगा, मियाँ, हम तो नींद अपनी मंजिल पर पहुँच कर ही पूरी करेंगे। सरफराज मियाँ, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम पीछे लेट जाओ,
मैंने कहा, नहीं भाई, मुझे अभी नींद नहीं आ रही। वो हंसकर बोला और कहने लगा, अरे भाई, सारे रास्ते तो तुम ऊँघते रहे हो, तुम्हें नींद आ रही थी, मुझे नज़र आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, अगर आप ऐसे ही नींद पूरी करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। वैसे आपकी कुछ ना कुछ नींद रास्ते में ही पूरी हो चुकी है। और उसकी बात सुनकर मैं हैरान हुआ। मुझे खुद मालूम था कि शायद रास्ते में मैं ऊँघता रहा हूँ। चलो इसी बहाने कुछ नींद तो पूरी हो गई, वरना रात की थकावट इतनी हावी थी कि बता नहीं सकता था। फिर ट्रक दोबारा अपने रास्तों पर दौड़ने लगा। रात के अंधेरे में बाहर क्या क्या गुजर रहा था कुछ समझ नहीं आ रही थी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा और सामने बस सड़क नजर आ रही थी, जिस पर ट्रक की धीमी पीली लाइट की वजह से सड़क दूर दूर तक मुझे नजर आ रही थी। मुझे खुद हल्की हल्की नींद आने लगी, लेकिन मैं अपनी नींद को दूर करने की कोशिश करने के लिए सर झटक देता। और मैं समझ रहा था और मैं मुतमईन था कि दिलदार खान पूरी तरह चौकस होकर ट्रक चला रहा है। मैंने एक दो बार कन अखियों से उसकी तरफ देखा। वो ट्रक चलाने में मगन था और उसका पूरा ध्यान सामने सड़क की तरफ था। मैं मुतमईन हो गया, वरना अक्सर होता है कि ड्राइविंग के दौरान ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर सो जाते हैं और फिर बड़े बड़े हादसे रूनुमा होते हैं। मगर अभी किस्मत के इम्तिहान और बाकी थे। मुझे न जाने किस वक्त नींद का झटका आया और मैं बेसुध हो गया। मगर आंख उस वक्त खुली जब शदीद धमाके की आवाज़ आई। धमाका इतना शदीद था कि बस क्या बताऊं। चंद लम्हे के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हर शय डूबती जा रही हो। दिमाग पर अंधेरा छाता चला गया और फिर मैं बेहोश हो गया। जिस वक्त मुझे होश आया तो मैंने देखा हम ट्रक में पड़े थे और ट्रक उल्टा हुआ था। मैं एक तरह से दिलदार खान के ऊपर गिरा था। ट्रक दोहरा हो चुका था और हम ट्रक के अंदर जख्मी पड़े हुए थे। दिलदार खान बिल्कुल बेसुध पड़ा हुआ था। पता नहीं वो बेचारा मर चुका था या बेहोश था। चंद लम्हे के लिए मैं अपने हवास इकट्ठे करने की कोशिश करता रहा। फिर जब दिमाग कुछ सोचने के काबिल हुआ तो मैंने देखा ट्रक की रोशनियां बुझ चुकी थीं और ट्रक उल्टा पड़ा था, जिसका मतलब था कि ट्रक वीराने में गिर चुका था। इसकी वजह मुझे जो समझ आ रही थी कि शायद ड्राइविंग के दौरान दिलदार खान सो गया था। जिस्म के हर हिस्से से दर्द की टीसें उठ रही थीं, जिसका मतलब था कि मैं शदीद जख्मी हुआ था। मैंने अपने बाजू हिलाने की कोशिश की तो दर्द की एक लहर मेरे कंधे में दौड़ गई और बेख्तियार मेरे मुंह से चीख निकल गई। लगता था कि ट्रक किसी गहरी खाई में गिरा था। ट्रक की तमाम लाइटें बुझ चुकी थीं और सड़क पर से गुजरने वाली किसी गाड़ी को मालूम ना हो सका कि नीचे एक ट्रक पड़ा है। लेकिन उस वक्त ज़माने में ट्रैफिक भी बहुत कम हुआ करती थी। घंटों के बाद कोई गाड़ी सड़क पर से गुजरती और रात के वक्त तो वैसे भी ट्रैफिक बहुत ही कम हो जाया करती थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को खींचकर ट्रक के कैबिन से बाहर निकाला। हर तरफ से दर्द की टीसें उठ रही थीं। मैं अभी ट्रक के ऊपर आ पड़ा था। जिस्म में इतना शदीद दर्द था कि अपने जिस्म को घसीटना मुश्किल हो रहा था, वरना मुझे तो दिलदार खान की भी फिक्र थी। मैं अपने आप को घसीटता हुआ ट्रक के टायर के ऊपर ले आया और फिर वहां से नीचे ज़मीन की तरफ गिर पड़ा। अब मैं ज़मीन पर पड़ा लंबे लंबे सांस ले रहा था। मैं जानता था कि मैं शदीद ज़ख्मी हो चुका था। वहीं पड़े पड़े मुझे 20 मिनट गुजर चुके थे, मगर जिस्म में इतनी ताकत नहीं थी कि उठकर देखता कि सूरत हाल क्या हुई है। सरफराज मियाँ, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी, उठकर सूरत हाल को देखना होगा। और फिर मैं उठने की नाकाम कोशिश करने लगा। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इस कहानी का अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए और हमारे चैनल हैदर वाइज को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।